नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की कुछ बेसिक बातें आपको बताएंगे। जैसे सेल होता है, किसी भी परमाणु के अंदर यानी एटम के अंदर सेल हो सकते हैं। सेल का नाम एक, दो, तीन, चार या फिर आगे तक कुछ भी हो सकता है। यानी किसी भी एटम में सेल हो सकते हैं। सेल उन्हें कहते हैं जो न्यूक्लियस के चारों ओर जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमता है, वे कक्षाएं, उनको हम सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेल कहते हैं। न्यूक्लियस में आप सभी जानते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन्स इन सेल्स में, इन कक्षाओं में चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है। और ये सेल कौन कौन से? KLMN मैंने लिख दिया। चार मुख्य सेल होते हैं और इतने में ही हमारे सारे जो कंपाउंड एलिमेंट हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट हो जाते हैं। कौन कौन से हैं? के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एल में 8, इसमें 18 और एन में 32। तो देखिए कैसे निकल के आया कि इतने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इसका एक फॉर्मूला है 2n², जो बोर ने दिया था। ये ध्यान रहे कि ये बोर ने दिया था। बोर-बरी का एक नियम होता है, बोर-बरी लॉ। 2n²। n क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ सेल यानी कक्षा की संख्या। अगर इसमें मैं 1 रख देता हूं, यानी पहली कक्षा के इलेक्ट्रॉन मुझे पता करने हैं, तो n बराबर 1 रख दूंगा और n बराबर 1 रखने के साथ ही ये कितना आ जाएगा? 2। अगर मुझे दूसरी कक्षा L के इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने हैं, तो मैं n बराबर इस नियम में 2 रख दूंगा और इलेक्ट्रॉन कितने निकल के आएंगे? 1। नेक्स्ट है m रखने के साथ ही आपको इलेक्ट्रॉन आप पता कर सकते हैं, और 4 रखोगे तो ये 32, और ऐसे ही आगे तक हम ज्ञात कर सकते हैं। तो समझ में आया होगा बोर-बरी का नियम। इस तरीके से तो हम किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता कर सकते हैं। कक्षा के अंदर यानी सेल के अंदर होता है सब सेल। जैसे जैसे कि आपका घर है और घर में क्या है? कमरे। आपका घर हो गया कक्षा और कक्षा के अंदर क्या हो गया? कमरे। अब कमरे की तरह ही ये क्या है? सब सेल्स। तो सब सेल्स कौन कौन से होते हैं? सब सेल्स देखिए, जो पहली कक्षा है उसमें केवल एक प्रकार का सब सेल पाया जाता है, वो है स्मॉल s। ध्यान रखिए, sp-df सब सेल होते हैं। sp-df, ठीक है, sp-df होते हैं। तो k में केवल एक, और आपके p में s और p, और आपका जो m है उसमें sp, d, और जो आपका n है इसमें 4 कक्षाएं होती हैं। उपकोष होते हैं sp-df। ध्यान रहे, कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है क्योंकि हिंदी में भी बताना पड़ रहा है, तो हिंदी वाले स्टूडेंट गौर से देखिए, समझिए। ठीक है, ये 4 हैं sp-df। तो अब इसमें क्या है, किसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? तो S जो आपका सबसेल है उसकी कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन रखने की है। केवल 2 इलेक्ट्रॉन वो रख सकता है, क्योंकि उसके पास एक ही ऑर्बिटल यानी कक्षक होता है। कहने का मतलब यह है कि आपका घर है कक्षा, उसमें जो कमरे हैं वो काम करेंगे उपकोष का, और उपकोष यानी कमरे के अंदर क्या है? कोई बेड है। किसी कमरे की कैपेसिटी एक आदमी को रखने की है। तो यहाँ पर हम 2 का एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि सबसे छोटे में कितने की कैपेसिटी है? 2 की। तो जो पहला कमरा है आपके घर का, उसकी कैपेसिटी है 2 रखने की। जो P वाला है, जिसका नाम P है, वो रख सकता है 6। ठीक है, 6 लोग उसमें रिजाइड कर सकते हैं। और D में आपके 10 और F में 14। ये कैसे? S है, S में केवल एक ही ऑर्बिटल होता है, यानी एक ही बेड है। S में कितना है? एक बेड। P में आपके 3 बेड पड़े हुए हैं, जिन पर 2-2 लोग आ जाएंगे। D में आपके 5 बेड पड़े हुए हैं। ठीक है, तो 5 हैं, और F में आपके 7 हैं। तो एक ऑर्बिटल
दो इलेक्ट्रॉन्स को रख सकता है, ये आप ध्यान रखिएगा कि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। लास्ट ईयर टीईटी में एक क्वेश्चन पूछा गया और मैं गलत करके आया हूँ कैसे गलत किया, उसमें लिखा था कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैंने वहां कंफ्यूजन में पढ़ा एफ ऑर्बिटल में, थोड़ा मिसप्रिंट था, एफ ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वहाँ 14 लिखा हुआ था, मैंने वो टिक कर दिया, गोला भी भर दिया। गोला भरने के बाद मुझे पता चला कि ये पूछ रहा था एक ऑर्बिटल में, अगर एफ होता तो ये ऐसे लिखता, अल्फाबेट्स में लिखता, लेकिन मैं उसे गलत करके आया, बहुत अफसोस हुआ। ठीक है, तो बहरहाल चलो सिलेक्ट हो गया। तो एस में एक ही ऑर्बिटल है, यानी एक ही कक्षक है एस, उसमें केवल एक ही कक्षक है, दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एक का स्पिन सीधा एक का उल्टा। इस तरीके से आप ध्यान रखिए, इसमें 6, पी में 6 और डी में आपके 10, क्योंकि 5 ऑर्बिटल हैं, और एफ में 7 ऑर्बिटल होते हैं, तो 14। तो ये इलेक्ट्रॉन्स आपके आ सकते हैं। तो समझ में आया होगा, एस सेल है और सब सेल क्या है, सेल कौन कौन से हैं, KLMN, और सब सेल क्या है आपके SP, D और F, और इनमें इलेक्ट्रॉन्स की क्षमता क्या है, तो इलेक्ट्रॉन्स की क्षमता 2, P में 6, इसमें 10 और F में 14 हो सकते हैं। ठीक है, इसी आधार पर हम कैपेसिटी यहाँ भी पता कर सकते हैं कि में 2 इलेक्ट्रॉन तो एक ही ऑर्बिटल होना चाहिए, एक ही कक्षक होना चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। L में आपके 2 ऑर्बिटल हैं, यानी 2 प्रकार के सबसेल हैं, ऑर्बिटल हो जाएंगे 4, एक S का और 3 P के, तो कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। M में, M के अंदर 3 प्रकार के आपके सबसेल पाए जाते हैं, S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन और D में 10, तो कितने हो गए, 18। और इसमें अगर हम बात करें N में, तो चारों प्रकार के सबसेल पाए जाते हैं, S में 1 ऑर्बिटल होता है, P में 3 होते हैं और D में आपके कितने होते हैं, 5 और F में 7। टोटल ऑर्बिटल्स आप निकालेंगे 7, 5, 12, 3, 15, 16, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, कितना निकल के आया, 32। तो टोटल 32 इलेक्ट्रॉन N कक्षा में आ सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में देखिएगा, और आगे भी हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स को जब पढ़ाएंगे तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में ये सब चीजें आपकी डिस्कस करेंगे, तो ये क्लियर होगा। तो अगली चीज हम क्या पढ़ाने वाले हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने से पहले हमें कुछ बातें ध्यान रखनी होंगी। वो बातें क्या हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे बुक में 2 प्रकार से होता है, 2 प्रकार से हम करते हैं। एक तो बोर का मॉडल है। बोर का मॉडल क्या है, बोर्स मॉडल, उसके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। वो वही 2n² वाला रूल कि 4 सेल होती हैं और उनमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2, 8, 18, 32 ये होते हैं। अब इससे हम क्या कर पाते हैं कि इससे हम, जैसे हमें आर्गन का करना है, आर्गन 18, तो 2, 8, 8 ये कर लिया, ठीक है। और जैसे फॉस्फोरस का करना है, 2, 8, 8, 2, 8, 5 हो गया। पोटेशियम का करना है 2, 8, 8, 1, ये ऐसे क्यों कर दिया, कायदे में ये कैसा होना चाहिए था 2, 8, 9, क्योंकि तीसरे सेल की तो कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन की है, लेकिन यहां पर इसने कैसे किया 2, 8, 8, 1, इसको सही मानते हैं और इसको गलत मानते हैं। ऐसा क्यों, बोर ने अपने एटम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कुछ नियम दिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के। उसने कहा कि एक सेल में, यानी एक सेल को ऑर्बिट भी बोल दिया जाता है, एक सेल में मैक्सिमम 2n² इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी 2, 8, 18, 32 ये रूल फॉलो करेंगे, ठीक है। और जब तक एक सेल नहीं भर जाएगी दूसरे सेल में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा।
तो अभी तो यहाँ पर स्पेस खाली था, यहाँ 9 हो सकते थे, 18 तक कोई दिक्कत नहीं थी, फिर इसने ऐसे क्यों किया? तीसरे रूल में वो कहता है कि लास्ट सेल में, अगर कोई लास्ट वाला सेल है, बाहरी कक्षा है, तो उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए, ये उसने एक कंडीशन लगा दी थी। तो ये आउटर मोस्ट सेल है और इसमें हमने कितने पुट कर दिए? 9, और ये गलत हो गया अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल ऑफ एटम। बोर के मॉडल के अनुसार ये गलत हो गया, क्योंकि उसने ये बोला था कि लास्ट वाले में 8 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, तो इसमें तो 9 हो गए, तो ये गलत है, इसलिए 8 तो यहीं पे रहने दिए और 1 अगले में ट्रांसफर हो गया। बात समझ में आ गई? एक हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का तरीका, वो है क्वांटम नंबर वाला, जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से निकला है। इसे करने के लिए बहुत सारे इसके रूल्स हैं। क्वांटम नंबर, सबसे पहले ये टर्म हमको जानना है कि क्वांटम नंबर किसे कहते हैं। आपबाउ प्रिंसिपल इसका रूल है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, पाउली का अपवर्जन नियम, आपबाउ नियम, पाउली का अपवर्जन नियम, हुंड्स रूल, हुंड का सिद्धांत, अधिकतम बहुलता का सिद्धांत हुंड का, और फिर हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ये इन चीजों से हमें गुजरना होगा। तो आज की वीडियो में हम पहली एटॉमिक मॉडल की कर रहे हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव पढ़ा रहे हैं, इस वजह से इसमें डिस्कस करना जरूरी है। तो क्वांटम नंबर्स, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो क्वांटम नंबर्स क्या है? क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन का पता होते हैं। जैसे आपके घर का पता है, आपका कोई पता आपको कोई लेटर भेजे तो एक निश्चित पते पे भेजेगा, वो आपका पिन डालेगा, गली नंबर, मोहल्ला, ये सब डालता है ना, तो कहाँ किस मकान में रहते हैं, किस शहर में रहते हैं। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का पता किसी भी परमाणु के अंदर, यानी परमाणु एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का पता क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन के पते को कहते हैं हम क्वांटम नंबर। तो हम क्वांटम नंबर जानते हैं कि क्वांटम नंबर होते क्या है। तो इलेक्ट्रॉन का पता क्या है? क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर्स कौन कौन से होते हैं? क्वांटम नंबर होते हैं 4 प्रकार के। तो क्वांटम नंबर 4 प्रकार के होते हैं, और 4 प्रकार कौन से हैं? एक तो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एक होता है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको ऑर्बिटल क्वांटम नंबर भी बोल देते हैं। एक होता है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम नंबर, और एक होता है आपका स्पिन क्वांटम नंबर। ये 4 प्रकार के क्वांटम नंबर आप पढ़ेंगे। पहला क्वांटम नंबर है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको ऑर्बिटल क्वांटम नंबर या एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कह सकते हैं। तीसरा है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथा है आपका स्पिन क्वांटम नंबर। अब देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या चीज है। अगर आपके ताऊ रहते हैं दिल्ली में और आप उनको कोई पत्र भेजना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो जिस भी शहर में रहते हैं, सपोज दैट मैंने दिल्ली बोल ही दिया है, किसी भी शहर में रहते हैं तो उस शहर का आपको पता मालूम होना चाहिए कि किस शहर में रहते हैं। तो सबसे पहले मुख्य चीज क्या है कि उस शहर का पता होना चाहिए कि वो रहते कहाँ, शहर है, गांव है, कुछ भी है, तो वो रहते क्या है। तो ये मुख्य क्वांटम नंबर वही है, वो रहते कहाँ है। दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर, यानी उस शहर में किस कॉलोनी में वो रहते हैं। दूसरा ये होना चाहिए कि पहला शहर, फिर शहर की कॉलोनी, और कॉलोनी के बाद फिर ये आप पता करते हैं कि उस कॉलोनी में कौन सा मकान है उनका, और चौथा आप पता करते हैं कि उसके दरवाजे पर आप पहुंच जाएंगे, ताऊजी तक पहुंच जाएंगे, यानी कि उस कॉलोनी के अंदर जो मकान है वो उसका गेट कहाँ है, उस गेट पर आप पहुंच जाएंगे, ऐसे समझ लीजिए। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो पहला ये मुख्य क्वांटम संख्या है आपका टॉपिक,
ये मुख्य क्वांटम संख्या होती क्या है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन में क्या क्या चीजें हैं। इलेक्ट्रॉन में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन में एक तो होता है सेल यानी कक्षा, कोष, फिर उसके बाद होता है सब सेल। इलेक्ट्रॉन को ऐसे तो खोजेंगे, और सब सेल में होते हैं ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल में होते हैं जो आपके इलेक्ट्रॉन का कोष हो गया, उपकोष हो गया, कक्षक हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। ऐसे ही आपने अपनी ताऊजी का पता खोजा, सेल, सेल की वही कॉलोनी, और कॉलोनी में उनका घर, और घर में वो ताऊजी, इलेक्ट्रॉन को ताऊजी समझ। ठीक है, तो इस तरीके से हम पता ढूंढते हैं इलेक्ट्रॉन का किसी भी एटम के अंदर। तो कैसे ढूंढते हैं आप देखिएगा, मुख्य क्वांटम संख्या, यानी मुख्य क्वांटम संख्या जो होती है वो सेल को डिनोट करती है, इसको स्मॉल n से डिनोट करते हैं। ये नंबर ऑफ सेल बताती है कि किस सेल में इलेक्ट्रॉन। ठीक है, परमाणु में तो होगा, तो इलेक्ट्रॉन जिसका भी पता ढूंढ रहे हैं, जिस भी इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्या का मान निकाल रहे हैं, उसका n आपको पता करना है। n डिनोट करता है। दूसरा होता है l, l बताता है आपको सब सेल, ये ध्यान रखिए, मोटा मोटा बता रहा हूं, सब सेल। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये सब सेल में बताएगा कि ऑर्बिटल, कौन सा ऑर्बिटल है जहां इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा, ये छोटे छोटे टर्म है। और ये बताएगा कि इलेक्ट्रॉन वहां क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज, यानी उसका स्पिन कैसा है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। ये चीजें इलेक्ट्रॉन आपको इंफॉर्मेशन देगा, यानी उसका स्पिन सीधा है या फिर उल्टा है। ये चार चीजें आपको क्वांटम नंबर सिखाता है कि क्वांटम संख्या, ये चार चीजें सिखाती हैं। मुख्य क्वांटम संख्या किस कोष में है, एजीमुथल क्वांटम नंबर किस उपकोष में है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किस ऑर्बिटल में है, यानी किस कक्षक में है, और चौथा तो आपको इलेक्ट्रॉन का पता मिल ही जाना है, वो क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है। ये चार इंफॉर्मेशन हमें इलेक्ट्रॉन की पता करनी होती है। तो पहला हम पढ़ते हैं स्पिन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो एक एग्जाम्पल की सहायता से हम इन चीजों को समझेंगे। एग्जाम्पल को उठा लेते हैं जो पीजीटी का पुराना क्वेश्चन है या किसी भी कॉम्पिटिशन का। तो मान लिया कि मैंने कोई एग्जाम्पल उठाया, P3, तो इसमें आ गया कि इसके तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, यानी इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताइए। इस तरीके से कोई क्वेश्चन आ जाए आपके लिए क्वांटम नंबर, तो आप क्या करेंगे कि ये जो एसपीडीएफ में जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उनमें 3 जो शो करता है वो सेल को बताता है। क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं है इसलिए आपको पहले बता देता हूँ, ये किसको बताएगा। थोड़ा सा पढ़ के इस वीडियो को देखेंगे तो और समझ में आएगा। कोष, और पी बताता है आपका उपकोष, और ये होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन। सेल, पी क्या है, सब सेल, और ऊपर होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां तक हम पहुंचते हैं सेल, सब सेल और इलेक्ट्रॉन। किस तरीके से होता है, अब हमें तीसरे इलेक्ट्रॉन का पता ढूंढना है। तो पहला तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कोष को ही बता रहा है, तो कोष तो 3 हो गया, n बराबर क्या हो गया 3। दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट, यानी कक्षक कोणीय संवेग क्वांटम संख्या, वो L आपका सबसेल बता रहा है। तो सबसेल क्या है कि इसकी वैल्यू 0 से n तक होती है, 0 से n-1 तक। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास कितने कितने सबसेल होते हैं, 4 होते हैं। तो आप केवल ऐसे ध्यान रखिए S P D F, तो 4 है ना,
sp_d_f। s के लिए इसकी वैल्यू 0 आती है, p के लिए 1, इसके लिए 2 और इसके लिए 3। आप ये डेटा अपने दिमाग में बिल्कुल फिट रखें, 0 से n-1 तक होती है। ज्यादा डिटेल में न जाते हुए s के लिए 0 यानी एसपीडीएफ लिखिए और उनके नीचे 0 से संख्या स्टार्ट कर दीजिए। तो s का वैल्यू क्या आएगा 0 और p का 1 और d का 2 और f का 3। ये वैल्यूज आपको मिलेंगे। तो देखिए कि यहां पर हमारा सबसेल क्या है p के लिए वैल्यू क्या है 1, ठीक है, p है। और हम लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तीसरा पहुंच गए हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या में L हमारा p है, तो हम m की वैल्यू पता करेंगे। इसको हम डिनोट करते हैं m से। तो ये जो आपका p है, p में होते हैं 3 ऑर्बिटल, यानी इस सबसेल में p वाले में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py, pz। अब आप देखेंगे अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें 3। हुंड का जो नियम है, अधिकतम बहुलता का जो सिद्धांत है, वो कहता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन फिल हो। कुछ लोग ये करेंगे कि जब ये सारे रूल रख रहे हैं आप क्वांटम नंबर पढ़ा रहे हैं, उससे ये है कि आप क्वांटम नंबर की सहायता से भी इन रूल को पढ़ सकते हैं। आप बाउंड्री पर जहां भी पहुंचना चाहता हूं, वीडियो को एंड तक देखिए। एम क्या है, एम में कितने इलेक्ट्रॉन है 3। तो ऑर्बिटल में आप ध्यान रखिए, वो हुंड का नियम भी हो जाएगा, हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन फिल होता है। हम इसको ऐसे फिल नहीं कर सकते कि पहले में 1, 2 और 3, ये गलत है। हुंड के नियम का कहना है कि सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करिए पहले। अब क्या है, एम की जो वैल्यू है, ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू है, ये -L से +L तक होती है, 0 सही। -L से +L तक 0 सही। तो हमारा जो L है वो कितना 1, तो -1 से चलिए 0 + 1। बात समझ में आ रही है, हमारा 1 है तो -L से +L तक वैल्यू होती है, तो -1, 0 +1। लास्ट इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए m की वैल्यू क्या हो गई लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो m की वैल्यू फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या हुई, तो वो आप देख रहे हैं कितनी वैल्यू है लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए +1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए m की वैल्यू +1 आई, ठीक है। अब इसका स्पिन कैसा दिखाई देता है, s की वैल्यू स्पिन पे देखेंगे तो स्पिन देखिए सीधा है ना, सीधे के लिए +½ लेते हैं। ऐसा मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन आधा चक्कर क्लॉकवाइज आधा एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा मानते हैं। तो क्लॉकवाइज का जो है वो +½ है। तो ये सिंबल अलग अलग बुक में अलग तरीके से हो सकते हैं। n आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l एजीमुथल क्वांटम नंबर, किसी बुक में आपको ml लिखा मिलेगा, एनसीईआरटी में स्पेशली। ये चुंबकीय क्वांटम नंबर वो इसलिए क्योंकि L पर डिपेंड करती है ना वैल्यू, -L से +L, वो भी 0 से। और S की वैल्यू अगर स्पिन सीधा है तो +½ और उल्टा है तो -½ यानी क्लॉकवाइज है तो +½ और एंटी क्लॉकवाइज है तो -½ तो ये आपको समझ में आया होगा मैं, ठीक है। तो हमारे लिए 4 वैल्यू कौन कौन सी हो गई इसके लिए, तो 4 वैल्यू हमारे लिए निकल के क्या आई है, n बराबर 3, L बराबर कितना 1 और m बराबर कितना आया +1 और s बराबर इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए +½ निकल कर आया। तो इसी तरीके से हम और भी एग्जांपल्स कर सकते हैं। आपके लिए टीजीटी में कोई भी क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि फास्फोरस के 14वें इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर का सेट है, वो सेट पूछ लिया पूरा, यानी चारों क्वांटम नंबर पूछ लिए कि फास्फोरस के 14वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर का सेट है और 4 ऑप्शन आपको दिए गए। तो फास्फोरस का 14वां इलेक्ट्रॉन, तो फास्फोरस होता है 15, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p
3। इस तरीके से इसका होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए फास्फोरस का 14वां इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, पी में ही होगा, क्योंकि पी में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो 13वां 14वां 15वां तो पी में ही होंगे। तो ये बात कर रहा है कि इस सेल की बात कर रहा है 3 वाले की। तो 3p3 का 14वां इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। तो n बराबर तो 3 हो गया, और मैंने आपको p की वैल्यू आपको समझा दी है कि sp_df, जब l की वैल्यू हम निकालते हैं तो sp_df को 0 से स्टार्ट करिए। sp_df 0 1 2 3। तो p में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके लिए l कितना आएगा 1। 14वें इलेक्ट्रॉन की बात है, m निकाल रहे हैं। p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, और 3 ऑर्बिटल हैं। इलेक्ट्रॉन भी यहाँ कितने गिवन है 3, 1 2 3 हो गए। n की वैल्यू -1 से यानी -l से +l तक होती है। तो -1 0 +1, तो 14वां इलेक्ट्रॉन तो ये होगा ना, 14वां इलेक्ट्रॉन तो ये बीच वाले में होगा। तो 14वें इलेक्ट्रॉन के लिए m की वैल्यू क्या आ रही है निकल करके, m बराबर 0 आ रहा है, ठीक है। और आपका s स्पिन कैसा सीधा है, क्लॉकवाइज है, तो ये +½ आएगा। तो इस तरीके से हम चारों क्वांटम नंबर की वैल्यूज फॉर 14th इलेक्ट्रॉन ऑफ फास्फोरस कैन बी कैलकुलेटेड। तो आप लगा सकते हैं कि उसमें जो भी सेट ऐसा दिया होगा 3, n बराबर 3, l बराबर 1, m बराबर 0, s बराबर +½ वही सही होगा। तो इस तरीके से हम वैल्यूज पता कर सकते हैं क्वांटम नंबर की। अब हम कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं। आप बाउ प्रिंसिपल क्या कहता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो एंजॉय करते रहिए। देखिए आप बाउ प्रिंसिपल क्या है। आप बाउ प्रिंसिपल का कहना है कि जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय, जब इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं सबसेल्स में, स्पेशली सबसेल्स में, ठीक है, तो वो एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में होते हैं। बढ़ते हुए क्रम का मतलब कि जिसमें सबसे कम एनर्जी होगी उसमें पहले इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, ये क्रम होता है। आप प्रिंसिपल का कहना है कि सबसे पहले ऑर्बिटल, पहले सेल का पहला सबसेल क्या होगा, एस। एक ही सबसेल होता है, के में तो केवल एक ही होता है ना। फिर दूसरे में एस फिल होगा, फिर उसके बाद पी फिल होगा, फिर 3s और फिर 3p और फिर 4s और फिर 3d। ये ऑर्डर उसने बताया, और भी आगे ऑर्डर उसने ऐसे एक्सप्लेन किया कि एनर्जी के बढ़ते हुए ऑर्डर में। आप कहेंगे कि ये 3s और 3p से के बाद तो 3d आना चाहिए सर, ये आपने 4s क्यों रख दिया। तो कहने का मतलब ये कि 4s की एनर्जी 3d से कम होगी, तभी तो ये ऐसा हुआ। अब ऐसे एनर्जी कैसे पता कर ले कि एनर्जी कम है, तो इसके लिए एक रूल आता है n+l रूल, n+l का नियम। ये n+l का नियम क्या है, n+l का नियम है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का सम जिसके लिए ज्यादा आएगा उसकी एनर्जी ज्यादा मानी जाएगी। लेट्स चेक 3d या 4s किसकी एनर्जी ज्यादा। 3d के लिए n की वैल्यू है 3, क्योंकि ये n को दिखाता है, फोर्स को बताता है, और l की वैल्यू d के लिए क्या आएगी आप सभी जानते हैं, रट लीजिए 0 1 2 3। d के लिए वैल्यू कितनी है 2, यहां पर n की वैल्यू कितनी है 4, और l की वैल्यू है s के लिए क्या आएगी, s के लिए वैल्यू क्या है 0, ठीक है, s के लिए l की वैल्यू क्या है 0। सम कर दीजिए 5 और ये सम कर दिया 4। तो देखिए किसके लिए n+l का वैल्यू ज्यादा आया, ऑब्वियसली किसके लिए ज्यादा आया है, वो सम आया है 3d के लिए ज्यादा। तो 3d has more energy than 4s। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। अब हम अबाव प्रिंसिपल की ओर बढ़ते हैं।
तो n+l रूल ये कहता है कि जिसका n+l का सम ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। अब मान लिया कि किसी के लिए ये एनर्जी का जो सम है वो बराबर आ बिल्कुल सेम आ जाए, तो उस स्थिति में क्या करेंगे? वहां पर आप क्या कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल 4d है और दूसरा है आपका 4d हो गया और दूसरा है आपका 6p। इलेक्ट्रॉन किस में जाना चाहिए ये आपके सामने स्थिति आ जाए। n की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 और l की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2, ठीक है। और यहाँ पर n की वैल्यू 6 और p की और ये l की वैल्यू 1। तो इसमें तो ऑब्वियसली आप बता ही देंगे 6 एक साथ किसकी एनर्जी ज्यादा है? इसमें एनर्जी 6p की ज्यादा है। पहले इलेक्ट्रॉन 4d में आएगा, फिर उसके बाद 6p में जा सकता है। ये अगर कंपैरिजन करने के लिए आ जाए सपोज दैट, अगर इसकी जगह आपका होता 6s, किस में जाए इलेक्ट्रॉन? तो s के लिए वैल्यू l की क्या थी 0 और ये होता 6। यहाँ पर मैच हो चुका है टाई मैच हो गया। अब क्या करेंगे? अब किस में जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन? तो इलेक्ट्रॉन किस में जाना चाहिए? तो उसके लिए उसने बताया कि जहां पे टाई हो जाए मैच तो उसके जो सेल है, जो जिसका नंबर ऑफ सेल यानी जिसका सेल बड़ा है उसकी एनर्जी ही ज्यादा हो। सेल को चेक कर लेंगे तो ऑब्वियसली इसका ज्यादा 6s का, तो 6s की एनर्जी क्या होगी 4d से ज्यादा होगी। तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये था आपका n+l। आबाउ प्रिंसिपल हम देखते हैं, आबाउ प्रिंसिपल में क्या होता है, आबाउ का नियम इस बारे में क्या बोलता है। आबाउ का नियम सभी को पता चल गया कि एनर्जी के बढ़ते क्रम में फिल करने हैं इलेक्ट्रॉन। अब ये एनर्जी का बढ़ता क्रम कहाँ मेंटेन रहेगा और इसको कैसे याद किया जा सकता है? जो n+l रूल समझ गए उनको कोई ट्रिक या किसी की जरूरत नहीं है, वो नहीं फंसेंगे, मैं जानता हूँ, वो आराम से लिख सकते हैं 1s 2s 2p 3s 3p और फिर 4s फिर 3d और फिर आएगा आपका 4p आ गया ना। अब 4p के बाद क्या आना चाहिए 4d, लेकिन 4d नहीं आएगा दोस्तों, वो आएगा 5s और फिर उसके बाद आएगा 4d और 4d के बाद 5p, ठीक है। और 5p के बाद आ जाएगा 6s और 6s के बाद आएगा 4d। अब कैसे आएगा ये तो आप देख सकते हैं कि कैसे आएगा, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। 6s आएगा 5s 4d, यहाँ पे आ चुका है 5p 6s और 6s के बाद क्या आएगा 4f और फिर आएगा 6p। तो इस तरीके से हम चलते हैं और 6p के बाद 7s, तो कोई छूटा तो नहीं, चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने इस ऑर्डर को देख लिया 5s 5 और 1, अब तो आपको रटा हुआ होना चाहिए 5 तो n हो गया और s के लिए 0 5 और ये 4 और 2 6 और ये 5 और 2 5 और 1 6, तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। फिर यहाँ पर अगर हम 5d रखते तो 5d का हम चेक कर लेते हैं। देखिए 5d का क्या होगा, 5d अगर हम यहाँ रखते हैं तो 5d के लिए 5d के लिए मार्कर की काम करना बंद, n बराबर 5 और l बराबर आपका 2 7 आता, ठीक है। तो 5d नहीं आ सकता, इसलिए 6 है, कम एनर्जी वाला आएगा। फिर आपका क्या आएगा 4f के लिए क्या आता है 4 3 7, तो 4 3 7 और फिर उसके बाद क्या आना चाहिए, उसके बाद आता है आपका 5d और फिर आएगा आपका 7s। तो आप देख सकते हैं ये 5 और 2 7 दोनों बराबर हैं और लेकिन 4f में गया क्योंकि n इसका छोटा है। फिर ये भी 7 बराबर है, तो इस आधार पर आप लिख सकते हैं, इसको ट्राई कर सकते हैं n+l रूल से। तो यही था आपका अबाउ प्रिंसिपल। नेक्स्ट है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये कहता है किसी कक्षक में किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम नंबर के मान समान नहीं हो सकते।
लेट्स चेक क्या कहता है कि चारों क्वांटम नंबर के मान एक ही ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के लिए समान नहीं हो सकते। जैसे कार्बन है और कार्बन के किसी ऑर्बिटल में, कार्बन के किसी ऑर्बिटल में ये कार्बन है 1s2 2s2 और आपका फिर क्या 2p2 है। इसमें पूछ ले कि जो 2s2 है इसके दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए क्वांटम नंबर के मान निकालिए। तो n बराबर क्या आएगा 2, भाई s है ना 2s ही मान लीजिए में एक इलेक्ट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन। n बराबर 2 हो गया, l बराबर 0, l 0 तो l की जो m की जो वैल्यू है l पर डिपेंड करेंगे -0 से +0, जब 0 तो ये भी 0 ही हो जाएगा। तो 0 -0 +0 क्या होता है 0 ही हो गया। s पहले इलेक्ट्रॉन के लिए +r, ये तो हो गया फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए डेटा। सेकंड के लिए n बराबर 2 l बराबर 0 तो m की भी 0 और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या है ओपोजिट स्पिन है इसका, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये आ गया -12। तो आप देखते हैं कि इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए 3 तो वैल्यू समान है लेकिन चौथी वैल्यू डिफरेंट है। यही कहना है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल कैन हैव सेम क्वांटम नंबर्स इफ दे हैव n l m वैल्यू सेम देन द वैल्यू ऑफ s विल बी डिफरेंट। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर समान नहीं होंगे अगर वो एक ही ऑर्बिटल में उपस्थित हैं। अगर NLM के मान समान हो जाए तो S के मान डिफरेंट होंगे। नेक्स्ट है आपका हुन्स रूल। हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी भी इसको हम बोलते हैं, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। क्या है ये हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी? हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। इसका क्या कहना है? ये कहता है कि जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, तो प्रवेश करने पर इलेक्ट्रॉन वहां प्रवेश करेगा, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में एक साथ एंटर नहीं कर सकते। पहले सारे ऑर्बिटल एक ही इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेंगे। जैसे मैं इसमें एग्जांपल ले लूं, एग्जांपल ले लेता हूं मैं फ्लोरीन का। पहला देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, टॉपिक से पहुंचने से पहले ही सीख जाएंगे आप। पहला होता है सेल, फिर सब सेल और उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन। 2s2 1 में एक ही ऑर्बिटल होता है, लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे। फिर दूसरा 2s2, ठीक है, फिर 2p5, p में तो 6 हो सकते हैं ना, 3 ऑर्बिटल है तो 3 ऑर्बिटल है 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसको अगर ऑर्बिटल में दिखाएं हम 1s में केवल एक ही ऑर्बिटल, यानी पहली कक्षा में k में, दूसरी l होती है, उसमें एक तो 2s का होगा ऑर्बिटल और दूसरे किसके होंगे 2p के। और p में कितने होते हैं 3 ऑर्बिटल, यानी p सब सेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं। 1s में 1 2 1 2। बात यहां फंसेगी, 5 हैं तो 5 को हम कैसे फिल करें? अगर हम ऐसे फिल करें 1 2 3 4 5, बात वही रही, इसके अंदर बात वही रही। ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा। ये गलत तरीका है। इसने कहा कि ये गलत तरीका है, आप ऐसे नहीं फिल कर सकते। आपको कैसे फिल करने हैं कि पहला इलेक्ट्रॉन एक में आ जाएगा, फिर दूसरा दूसरे ऑर्बिटल में, तीसरा तीसरे ऑर्बिटल में, फिर चौथा, फिर पहले में, फिर पांचवा। पहले सारे ऑर्बिटल एक एक प्राप्त कर लेंगे तब आएगा, यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ये सही है।
इसकी जगह हम एक दूसरा एग्जांपल उठाते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है कि हमने दूसरा एग्जांपल सिलिकॉन उठा लिया 14 1s2 2s2 2p6 और 2p से कौन आएगा 3s3s2 और 3p2। ये हमने एग्जांपल उठा लिया। यहां 2p की बात करते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन फिल हुए होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरीके से फिल हुए होंगे। तो ये तरीका उसने सही बताया। अगर किसी में मान लिया कि हम यहां पर एग्जांपल लें, ऑक्सीजन है 8 1s2 2s2 और 2p4। यहां 2p की बात करें तो 2p में क्या होगा कि 1 2 1 2 3 4 इस तरीके से नहीं हो सकता। ये कैसे होगा, 1 2 3 और 4, ये सही है। पहला वाला आपका गलत, एक साथ नहीं होंगे। तो हुंड रूल पे आते हैं। हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम है कि किसी कक्षक को भरते समय, किसी उपकोष के कक्षक को भरते समय पहले सारे कक्षक एक एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेंगे, तब उसमें डबल आएंगे। मतलब डबल इलेक्ट्रॉन्स तब आएंगे जब सारे कक्षक एक एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। और उनके जो स्पिन होंगे एक ऑर्बिटल में रहने वाले इलेक्ट्रॉनों के, वो ऑपोजिट होंगे, विलोम होंगे। तो n orbital cannot get 2 electrons until all the orbitals can have single electron. यानी pairing will take place until every orbital can get 1 electron. जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन सारे में नहीं आ जाएंगे तब तक क्या नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी। ये कहना था इसका हुंड्स रूल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमारा टॉपिक है, सारी चीजें हमने वैसे डिस्कस कर ली। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, पहले भी वीडियोस पढ़े हुए हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप समझ गए होंगे कि ये दो प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। एक तो कक्षक सिद्धांत है, कक्षक सिद्धांत, और एक सीधा सीधा साधारण तरीका है, सिंपलेस्ट वे। अब ये कक्षक सिद्धांत क्या है, ऑर्बिटल डायग्राम मेथड है, SPDF। एक तो ये तरीका है कि इसमें सीधा सीधा आप क्या करें कि पहले कक्षा होगी आपकी, यानी सेल होगा, और सेल के ही पास में क्या लिखा होगा, सब सेल, और सब सेल के ऊपर इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। ये तरीका, जैसे हाइड्रोजन का हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाना है, तो पहली कक्षा होगी, उसमें s ऑर्बिटल होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, बात खत्म। नाइट्रोजन का हमें दिखाना है 1s2, पहला सेल भर चुका है, दूसरे में s और p होते हैं, 2s और 2p, 2s2 2p, दो तो चार हो गए ना इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन है टोटल, 2p3। तो बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से हम फिल कर सकते हैं। अगर हमें ऑर्बिटल में दिखाएंगे, नाइट्रोजन का हम ऑर्बिटल में दिखाने लग जाए, तो पहला 1s होगा, उसमें एक ऑर्बिटल है, 2s में एक ऑर्बिटल, s में तो एक ही ऑर्बिटल होता है, 2p 3 ऑर्बिटल। कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 दिखा सकते हैं ना, एक एक। तो ये है फिल करने का तरीका। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में हमने जनरल चीजें डिस्कस की हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो टीजीटी के सिलेबस में आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। हैव अ नाइस डे। और जो भी कोई क्वेरीज हो आप मुझे जरूर बताएं, जिससे मैं और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूँ, आपकी अच्छे से हेल्प कर सकूँ।